हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग DLED का क्लास 8 होगा आज पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का जो प्रश्न है, आज साइंस का प्रश्न होगा, विज्ञान से यानी जनरल साइंस। तो उसका ये पहला प्रश्न है, खाद्यान्न जैसे यानी जो खाद्यान्न फसल होते हैं खाने वाला, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार हमें मुख्य रूप से प्राप्त होती है। यानी इन सभी फसल से हमको मुख्य रूप से क्या मिलता है? तो मुख्य रूप से इन फसलों से हमको खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है इन सभी फसलों से। इतना तक आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यहाँ पे देखिए हम नोट में खुद लिखे हैं कि खाद्यान्न जैसे फसल गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, मूंग, अरहर आदि कुछ भी लिख सकते हैं, हमें इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है यानी प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता का असाई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है जिसको कि हम करंट को नापते हैं, जिसमें यानी जिस चीज़ में करंट को नापा जाता है, बिजली के धारा को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। उनको क्या कहते हैं? तो देखिए जो विद्युत प्रतिरोधकता है उसको जो उसका असाई मात्रक जो होता है, असाई मात्रक मतलब मापने वाला चीज़, उसका जो असाई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। कभी कभी आप इसका चिन्ह याद रखिएगा, जैसे कि ओम कैसे होता है, ऐसे होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ऐसे चिन्ह भी कभी कभी रह सकता है। तो ओम मीटर का ये चिन्ह है, इसको याद रखिएगा, इसका असाई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का, जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? यानी जी का मान चंद्रमा पर कितना होगा? तो देखिए जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यह पृथ्वी तथा चंद्रमा के द्रव्यमान या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए जी का मान पृथ्वी और चंद्रमा पर दोनों जगह पे समान रहता है यानी बराबर रहता है। यह ब्रह्मांड में किसी 2 पिंडों के लिए हमेशा नियत रहता है। जी का मान कितना रहता है हमेशा? आप इतना याद रखिएगा, ये याद करने वाला चीज़ है। 6.67 गुना, ये 7 है, 6.67 गुना 10 पर पावर -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर यानी किलोग्राम स्क्वायर, ये जी का मान होता है। आप याद रखिएगा, ये जी का मान हमेशा इतना रहता है। लेकिन आपसे पूछा कि चंद्रमा पे जी का मान कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पे पूछा है। तभी हम बताए थे चंद्रमा पर पूछे या पृथ्वी पर पूछे, दोनों जगह क्या रहता है? समान रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर इसके मान ज़्यादा होते हैं? नहीं, क्यों ज़्यादा होगा? बराबर रहते हैं। पृथ्वी पर इसके मान बराबर रहते हैं, तो यही होगा, पृथ्वी या चंद्रमा पर इसके मान बराबर होगा। पृथ्वी पर इसके मान इतना भाग होता है 1/6 भाग, नहीं, पृथ्वी पर इसके मान कम होते हैं, कम भी नहीं होते हैं, तो क्या रहते हैं? समान रहते हैं, यानी कि बराबर हो जाएगा आंसर। और गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का मान कितना होता है वो याद रखेगा कि 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये जी का मान है, आगे कभी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि बहुत अधिक प्रचलित है? जो सोपानी कृषि है वो सबसे अधिक प्रचलित है, तो किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और जैसे कि पहाड़ी इलाका जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सोपानी कृषि प्रचलित होते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सभी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा प्रकार की खेती की जाती है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न का आता है, किंगडम मोनेरा शामिल है। जो किंगडम मोनेरा होता है
ये शामिल है, यानी किस में शामिल होता है? बैक्टीरिया में, स्लाइड मोड्स में, ये इसमें बताइए। तो बैक्टीरिया में जो होता है किंगडम मोनेरा शामिल रहता है। किस में रहता है? बैक्टीरिया में। क्योंकि कहता है कि सजीव जगत के 5 भागों में एक मोनेरा किंगडम है। जो भी सजीव जगत है उनमें से 5 भागों में से एक मोनेरा किंगडम है। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव और एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा जाता है। यानी इनके अंतर्गत किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सजीव जीव के अंतर्गत क्या क्या रखेंगे? तो एक कोशिकीय जीव हो गया और प्रोकैरियोटिक कोशिका को रखा जाता है। और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो मानेंगे तो सजीव जीव जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि सजीव जीव में अंतर्गत कोशिका जीव में रखा जाता है, इसीलिए आंसर होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? विद्युत मीटर है, डायनवो है, आमीटर है या वोल्ट मीटर है? तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए कौन सा उपकरण है? जो भी प्रत्यावर्ती धारा करंट मतलब जो उत्पन्न करता है तो वो 3 चीज़ों से होता है। एक डायनवो हो गया, मैग्नेट हो गया और कुंडली हो गया। इन तीनों से, ये तीनों जो है एक प्रत्यावर्ती धारा का संयोजक है। समझ गए? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने का क्या है? एक संयोजक है। इसको ही प्रत्यावर्ती धारा में यूज किया जाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोई भी अगर जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा ने क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा है जो कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है उसको? तो जो डायनवो है, डायनवो आप देखे होंगे कभी शादी ब्याह में जनरेटर जो चलता है, जब पूरा स्पीड चलने लगता है तो वो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा होता है। वो धीरे धीरे स्पीड चलने के बाद किस में बदल जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने लगता है। तो जब विद्युत उत्पन्न करने लगता है तब जाकर के बल्ब जलता है और करंट उन्होंने देने लगता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा संबंध बनाता है? तत्व मैग्नीशियम जो है ये अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? सल्फर के साथ जब मैग्नीशियम ने अभिक्रिया करता है तो कौन सा संयोजक बनता है? क्या बनता है बताइए? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, कहता है कि मैग्नीशियम को Mg से दर्शाएंगे। किससे? मैग्नीशियम को Mg से दर्शाया जाता है, ठीक है। और सल्फर को S से दर्शाया जाता है। किससे? S से। तो कहता है कि मैग्नीशियम और सल्फर के साथ अभिक्रिया कर आयनिक बंध बनता है तथा मैग्नीशियम सल्फर का निर्माण करता है। आयनिक बंध बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनता है? तो आयनिक बंध बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इनका रासायनिक सूत्र जो होगा CaSO4 × 12H2O ये होता है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? CaSO4 × 2H2O, ये नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए CaSO4 × 12H2O, यही तो है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको सिंपल में लिखा जाता है जैसे कि CaSO4 × 1/2H2O, इसी को हाफ कहते हैं, यानी 1/2 को हाफ हो गया, यानी आधा। तो CaSO4 × 1/2H2O, ये तो CaSO4 × 12H2O ऐसे पढ़ सकते हैं, यानी 1/2HO। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ में नीचे में और भी कुछ, ये जो प्रश्न हम अभी बताया 8 नंबर, इसके साथ में और भी कुछ सूत्र हैं जिसका याद कर लीजिए। जैसे कि जिप्सम का सूत्र पूछ सकता है, तो लिख देते हैं जिप्सम। ये जिप्सम हो गया। इनका अगर जो सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? इसका हो जाएगा CaSO4, यानी CaSO4 उसके बाद × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। अब जिप्सम का सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र हो गया। नेक्स्ट और अभी लिखिए
जैसे कि वाशिंग सोडा का सूत्र पूछ सकता है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Na2SO3 Na2SO3 इंटू क्या होता है 10H2O, यानी 10H2O, ये होता है वाशिंग सोडा का सूत्र, याद रखिएगा। Na2SO3 इंटू 10H2O यानी 10HTO, ये हो गया वाशिंग सोडा का सूत्र। आप याद रखिएगा इन तीनों क्वेश्चन को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10 नंबर कहता है छुई मुई के पौधे की पत्तियां का झुकना किसके कारण होता है। आप छुई मुई की पत्तियों को देखते हैं, जब उसको छूते हैं तो वो खुद मुरझा जाती हैं, तो किसके कारण, किस वजह से। तो जो छुई मुई पौधे होते हैं को स्पर्श किया जाता है जब उसको, तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि यह टर्नर दबाव में परिवर्तन के कारण होता है। टर्नर दबाव या टर्गर दबाव एक ही चीज़ है। यहाँ पे टाइपिंग करने में कुछ डिसमिस हो गया होगा, टर्गर ही है लिखा हुआ, टर्गरे सही है। तो टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण छुई मुई का पौधा मुरझा जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। अब 11 नंबर प्रश्न कहता है द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगने वाला दाब क्या होता है, किस पर निर्भर करेगा। यानी द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, मतलब किस पर निर्भर करेगा वो दाब। तो देखिए द्रव से भरे पात्र के तल पर दाब सभी दिशाओं में समान रहता है। यह दाब उस द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, परंतु पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता। पात्र के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो किन पे निर्भर नहीं करता है, तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। फिर से समझ लीजिए, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगने वाला दाब किस पर निर्भर नहीं करता है, तो पात्र के पृष्ठीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है। यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है। तो बताइए वो कौन सा रंग है। तो श्वेत प्रकाश, इसका रंग आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। जो बैगनी रंग है वो सबसे अधिक विचलित होती है। और सबसे कम विचलित कौन सा होती है, अब ये बताओ। तो सब देखिए सबसे कम विचलित कौन होगा, सुनिए। कहता है कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है। तो 7 रंगों में जब विभक्त होता है, क्योंकि सभी 7 रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, यानी 7 रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अलग अलग होता है, एवं वे प्रिज्म द्वारा अलग अलग कोनों से विचलित हो जाते हैं। लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। जो लाल रंग है, ये लाल वाला, ये सबसे कम होता है। इसका विचलन क्या रहता है, सभी से कम होता है, सभी से कम। इसीलिए लाल रंग का रोशनी जो है अधिक से अधिक दूर तक चल जाता है। इसीलिए आप टावर देखते होंगे या तो रेलवे प्लेटफॉर्म में देखते हैं, वहाँ पर भी लाल रंग का यूज किया जाता है यानी सिग्नल में, ताकि क्या मिले, वो रोशनी दूर तक दिखाई पड़े, ड्राइवर को दिखे। ये तो टावर में अगर जो लाल रोशनी लगाया जाता है ताकि कोई भी हेलीकॉप्टर सब आए तो उसको नजर आए कि ये नहीं यहाँ पे कुछ है। तो यही चीज़ है, याद रखिएगा। सबसे अधिक विचलित होने वाला जो कलर होगा वो बैगनी कलर होगा, और सबसे कम विचलित होने वाला जो होगा वो लाल कलर होगा। आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनिक अम्ल है। प्रोपेनिक अम्ल इनमें से कौन सा है, ये बताइए। तो प्रोपेनिक अम्ल जो है वो इसमें से कौन सा है। तो देखिए उसका आंसर जो होगा प्रोपेनिक अम्ल का CH3 CH2 CH3- CH2-COOH ऐसे करके होगा। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3-
CH3 माइनस नहीं है, ये डैश है, डैश CH2 अब माइनस COOH। ये सूत्र होता है प्रोपेनिक अम्ल का, ये प्रोपेनिक अम्ल का। इसको देखिए दर्शाया यहाँ पे बी नंबर में। H कितना है, 3 गो है, C के बाद H कितना है आप देख सकते हैं CH3। 1 मिनट रुकिए, तो CH3, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा, ये क्या होगा बताइए। चलिए देखिए इसका आंसर जो है ये बी होगा। कैसे होगा देख लीजिए, जैसे C है, H 3 गो है, यानी C पे H कितना 3 होना चाहिए। जैसे एक C है यहाँ पे देख लीजिए, ई सी हो गया, इसी पे H कितना है 3 गो, एगो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 H हुआ। उसके बाद कहता है CH3 हो गया, डैश CH2 देख लीजिए, CH2, C पे कितना H 2 गो H, तो ई गो C है यहाँ पे देख लीजिए, C हो गया, इसके साथ 2H है, एक H 2H हो गया 2H। उसका तो फिर डैश COOH, एगो C आया यहाँ पे तीसरा वाला, इस पे डबल O है, तो एक O यहाँ हो गया, एक O यहाँ हो गया और H हो गया। इस प्रकार से C एक O हो गया, फिर O हो गया, फिर H हो गया, तो COOH हो गया। इस प्रकार से दर्शाया है। तो यही सूत्र होता है प्रोपेनिक अम्ल का। इसका आंसर बी ही करेक्ट है, क्या होगा बी। इसके साथ में और भी कोई सा सूत्र है जो कि उसको भी याद करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखिएगा ताकि ई वाला नहीं पूछ करके वही पूछ दिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का तीसरा सदस्य कौन कौन है, तो वो कौन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का तीसरा सदस्य। इसको छोड़ दीजिए, अगला कहता है रासायनिक नाम मिथाइल प्रोपाइल कीटोन है। चलिए इस सब को छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 नंबर होगा। कहता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती हैं। वाष्पीकरण होने के बाद प्रक्रिया जो होगी तो वो क्या हो जाएगी, वस्तु ठंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वस्तु ठंडी हो जाएगी। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं ठंडी होती हैं। पानी की गुप्त ऊष्मा अत्यधिक होती है, क्योंकि पानी की गुप्त ऊष्मा जो उसमें अत्यधिक हो जाती है। अतः पानी किसी वस्तु के सतह से ऊष्मा को अवशोषित करके हवा में उड़ जाती है और इस प्रकार उस वस्तु के ऊष्मा का ह्रास हो जाता है। यानी उस प्रकार में जो उस वस्तु में जो ऊष्मा होता है यानी गर्मी जो होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और वस्तु क्या हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। चलिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर कहता है राइबोसोम किसके लिए केंद्र है, यानी स्थल है। केंद्र को स्थल कहते हैं। तो राइबोसोम जो है किसके लिए एक स्थल है, क्या चीज़ के लिए। तो देखिए राइबोसोम जो होता है एक कोशिका के लिए एक संश्लेषण है, यानी स्थल है। किसके लिए, कोशिका के लिए। कहाँ पे है, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, कोशिका का प्रमुख अंग राइबोसोम प्रोटीन है। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, किसके लिए केंद्र स्थल है। तो सुनिए, कोशिका का प्रमुख अंग राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कोशिका का प्रमुख अंग जो है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम जो होता है एक प्रोटीन होता है जो कि संश्लेषण का कार्य करता है। कौन सा संश्लेषण का कार्य करता है। यह आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। यह जेनेटिक कोड्स को एनिमो अम्लों में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। यानी राइबोसोम किसके केंद्र होते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी होगा। तो एक बार फिर से इसका नोट पढ़ लेते हैं। कोशिका का प्रमुख अंग राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कोशिका का जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और आरएनए में ये बनता है, तैयार होता है। और कहता है कि यह जेनेटिक कोड्स को एनिमो अम्ल में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि 5 जून को कहलाता है। 5 जून को क्या बनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, क्या कहलाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कहलाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो परमाणु क्या होगा, यानी कि एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 है, 8 है, 7 है। तो परमाणु क्या होगा, तो देखिए परमाणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी ये कितना हो जाएगी, तीनों को जोड़ दीजिए, 2 + 8 + 7 कितना हो गया, 8 × 2 = 10 और 7 = 17। तो कितना हो गया, तो देखिए
एक्स परमाणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 17। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। पर तो परमाणु क्या है? आपसे पूछा परमाणु क्या है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 17। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। एक्स परमाणु की संख्या भी कितनी हो गई? 17 हो गई। उसका कहता है कि इनका आंसर क्या होगा बताइए। एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो परमाणु क्या होगा इसका? तो इसका परमाणु क्या होगा देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन होगा। एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु इसका क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन। चलिए आंसर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, यानी किससे घिरा हुआ होता है? कैसा रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए क्या रहता है? डीएनए किस में रहता है बताइए, कैसा रहता है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है, कहता है कि केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं रहता है। जो केंद्रक झिल्ली होता है उनसे घिरा हुआ नहीं रहता है, तो उसका आंसर डी होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए बिना झिल्ली के मौजूद होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है बिना झिल्ली के मौजूद होता है। तो केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, तो बिना झिल्ली के घिरा हुआ रहता है। ये सही है आंसर। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।